ये यहाँ घुस गए ना यार ये। अच्छा देखो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट तब यूज़ होता है जब आपके पास डाटा अलग अलग शीट में होता है और उन सबको मिलाकर एक फाइनल रिपोर्ट बनानी हो। डेटा अगर छोटा है तो मैनुअली भी बना लोगे, डेटा अगर बड़ा हुआ तो मैनुअली बनाना इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर आपकी हेल्प करता है कंसोलिडेट। अब यहाँ पर हमारे पास 3 शीट हैं, तीनों शीट में डाटा है, हमें इनकी एक फाइनल रिपोर्ट बना के यहाँ पे देनी है। हम कैसे दें? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंसोलिडेट कर दो, मैनुअल काम में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है, डाटा में जाना है, कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। ये कंसोलिडेट होता है डाटा टूल के अंदर। यहाँ पे आपको रेफरेंस देना है। जैसे पहला रेफरेंस हो गया मुंबई वाली शीट और ये हो गया उसका डेटा। आपको करना है यहाँ से ऐड हो गया। उसके बाद आपको दूसरा रेफरेंस देना है। दूसरा रेफरेंस हो गया गुड़गांव, इसको सिलेक्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए। अगला रेफरेंस हो गया आपके पास नोएडा, इसको सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। तीनों रेफरेंस ऐड करने के बाद अब देखिए जो रेफरेंस आपने ऐड करे हैं उसमें लेबल कौन से रहेंगे आपके, जो आप अपनी रिपोर्ट में चाहोगे। तो आपके लेबल रहेंगे ये प्रोडक्ट्स जनवरी फरवरी ये वाले, और ये लेफ्ट साइड में आपका रहेगा डेटा लेबल के रूप में। तो इन दोनों लेबल को यहाँ से आप ऑन कर लो, तो ये लेबल आपको आपकी रिपोर्ट में भी मिल जाएंगे, वरना मिलते ही नहीं, अभी मिल जाएंगे आपको। अच्छा एक कनेक्शन भी बना लेते हैं, उससे क्या होगा, अगर हम इनमें से किसी भी शीट में डाटा में चेंजेस करेंगे तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन हमारी रिपोर्ट पे भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर क्रिएट लिंक भी कर लेते हैं, समझ गए। अब आपको बस ओके करना है एंड देन यू कैन गेट द आंसर। अब मैं आपको ये वेरीफाई करा देता हूँ। लैपटॉप की मार्च की टोटल सेल कितनी बता रहा है? 24 बता रहा है। अब वेरीफाई करते हैं। लैपटॉप मार्च की सेल कितने रहे ना, लैपटॉप मार्च की, और जबकि डाटा सब अलग अलग जगह पर था, अलग अलग सेल्स में था, लेकिन उसने हमको एक कॉन्साइज और एक्यूरेट रिपोर्ट दिया। अब ये रिपोर्ट कनेक्ट भी है। जैसे अगर मैं इस वाले सेल की वैल्यू को चेंज करके 7 कर दूं, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को 2 बढ़ा दिया है, तो वहाँ पर वो 24 का 26 हो गया होगा। देखो कनेक्ट भी तो किया है। इसी को कंसोलिडेशन कहते हैं। ये टॉपिक खत्म होता है। कोई सवाल किसी का? ठीक है, इसको खत्म करते हैं। अगला टॉपिक लिखो, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस। सर एक क्वेश्चन है, जी बोलो। इसमें जो ऑर्डर है रो में और कॉलम में, वो डेटा सॉर्टेड होना चाहिए कि सेम ही ऑर्डर में होना चाहिए, या ऑर्डर ऊपर नीचे भी हो सकता है? ऑर्डर ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास जो डाटा था वो सारा ऊपर नीचे ही था, कोई ऑर्डर सेम नहीं था किसी का। एक बार चेक दिखाएंगे फिर से? भरोसा नहीं है? मैं जब बोल रहा हूँ उसमें ऑर्डर था ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या ऑर्डर है, कीबोर्ड सबसे ऊपर है यहाँ पे, और यहाँ पे कीबोर्ड ऊपर थोड़ी ना है, ऑर्डर थोड़ी ना है इसका। मंथ का ऑर्डर थोड़ी ना है, यहाँ पे मार्च पहले आ रहा है और इसमें मार्च कहीं और आ रहा है, इसमें कहीं और आ रहा है। तो कैसा भी ऑर्डर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रिपोर्ट में कैसे लेगा? हम सेलेक्ट करके देंगे? रिपोर्ट में इन तीनों में से किसी भी एक को ऑर्डर को मान लेता है वो, अपने आप सेलेक्ट करेगा? अपने आप से तीनों में से बाय किसी एक, डिफॉल्ट? तीनों में से कोई एक ले लेता है। ओके, तो किसी में भी मतलब रो और कॉलम सब में शफलिंग हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। कनेक्ट लो। ठीक। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो। ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सब लगा हुआ है। ये सीक्वल थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन कहाँ से आ गया है। आगे देखिए हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस। तो ये हम लोगों ने कर लिया है कवर कंसोलिडेशन। तो अगला टॉपिक आप लिखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में 3 फीचर होते हैं, सॉल्वर नहीं होता, हटा रहा हूँ मैं। सिनेरियो मैनेजर होता है, गोल सीक होता है और डेटा टेबल होता है। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फीचर है आपका सिनेरियो मैनेजर। तो देखो सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, लिखो इसके बारे में एक लाइन लिखो। It is used to create the report on a different inputs. It is used to create the reports on our different inputs. It is used to create reports on a different inputs. We use scenario manager. We use scenario manager. अब इसका हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं।
देखो ये मेरे पास एक सैम्पल डाटा है, इसके अंदर ये कंपनी का नाम है और ये कंपनी इन 4 तरह के जनरेटर यानी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये इनकी लागत है यानी इतने पैसे लगते हैं और इतने में ये इनको सेल कर देती है। तो कॉस्टिंग प्राइस यहाँ पर है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर है। कितनी क्वांटिटी ये सेल कर देते हैं वो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल होने वाला हर प्रोडक्ट से प्रॉफिट यहाँ पर है और कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो इनको हो जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबको समझ में आ गया? अब जो कंपनी है वो चाहती है कि किसी भी तरीके से ये रिवेन्यू बढ़ाया जाए, ठीक है। अब ये डाटा वो लेकर पहुँचती है परचेज डिपार्टमेंट के पास। तो परचेज डिपार्टमेंट से कहती है कि इस रिवेन्यू को बढ़ाओ। परचेज डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? परचेज डिपार्टमेंट के पास होता है सामान खरीदने का हक, सेलिंग का हक उनके पास नहीं होता, क्योंकि कैसे सामान बिकेगा वो उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो उस डिपार्टमेंट में होती नहीं है। तो इनका काम परचेजिंग का सिर्फ कॉस्ट से होता है। अगर ये कंपनी की रिवेन्यू में कोई भी योगदान देना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि वो किसी और ट्रेडर से बात करें और उनसे सस्ते से सस्ता वो प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करें। उसी से आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो अब मान लीजिए उनके पास 3 ट्रेडर वो पता कर लेते हैं कि हमारे पास 3 ट्रेडर हैं, ट्रेडर 1, ट्रेडर 2, ट्रेडर 3। अब वो इनके रेट लेते हैं उनसे फ़ोन करके। वो जो रेट बताएंगे वो रेट आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे ही आप वो रेट यहाँ पे लिखोगे तो ये पुराना डाटा खत्म हो जाएगा। तो आप अपने बॉस या अपने मैनेजर को एक फाइनल रिपोर्ट बना के दोगे तो दोगे कैसे? उसमें आपको प्रॉपर सब कुछ बताना होगा कि ट्रेडर 1 से अगर हम लेते हैं तो इस कॉस्ट में ये सामान आता है और हमारा प्रॉफिट यहाँ तक हो सकता है। तो वो रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है। तो इस रिपोर्ट को बनाने में हमारी हेल्प करता है सिनेरियो मैनेजर। वही चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाई है, पढ़ो एक बार। हाँ, तो यहाँ पर इनपुट डिफरेंट है ना हमारा, तो उसके बेस पर अगर हमें रिपोर्ट बनाना है देन वी गो विद द सिनेरियो मैनेजर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम पूरा, वो देखिए। तो आप लोग क्या करें, आप लोग जाएं डेटा में, डेटा में आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। तो इसमें से हम कौन सा लेंगे? सिनेरियो मैनेजर, उठा लिया। इसके बाद इस तरह की एक विंडो आ जाएगी आपके पास, ये लाइक दिस, ठीक है। अब इस विंडो में आपको क्या करना है, ऐड पर क्लिक करना है और अपने पहले ट्रेडर का नाम लिखना है, ट्रेडर 1। यहाँ पर आपको वो सेल्स देने हैं जहाँ पर आपको इनपुट कराना है डाटा, तो इनपुट हम यहाँ पे कराएंगे। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको रिकॉर्ड एंटर करना है। जो भी वो आपको रेट दे रहे हैं वो रेट यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। मान लीजिए वो आपको रेट प्रोवाइड करते हैं 3200, 1900, 4500, 9900, किसी का ज़्यादा किसी का कम, इस तरीके से। अब आप दूसरे ट्रेडर का डाटा एंटर कराएंगे, ट्रेडर नंबर 2। आपको ओके करना है और ओके करने के बाद फिर से रेट देने हैं 2900, 1700। अब एक आखिरी ट्रेडर का डालते हैं डाटा, अगेन रेट डालेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक पूरा डाटा शीट बन गया। इसको हमें यहाँ पे करना है ओके। तो आप देखेंगे आपके पास तीनों ट्रेडर का जो डाटा है रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए आपके पास एक बटन होता है समरी वाला। गलती से ये विंडो क्लोज हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, कभी सोचो कि दोबारा डालना पड़ता है, नहीं, ये फीड हो चुका है। आप जाएंगे तो डाटा आपको फिर से दिख जाएगा, फीड है ये। आपको कभी भी रिपोर्ट बनाना है समरी पे क्लिक कर देना बस। समरी पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये आपसे एक सेल के बारे में पूछेगा। इस सेल में आपको वो सेल देना है जहाँ पर आपका फाइनल अमाउंट है। आपका फाइनल अमाउंट यहाँ पे है। इसी को देख के पता लगेगा ना लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, एक डाटा को देख के पता नहीं लगेगा। अब आप इसे ओके करना। ओके करने के बाद आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। अब मैं ये रिपोर्ट आपको पढ़ना बताता हूँ। करंटली आप जहाँ से सामान खरीदते हैं वहाँ से अगर खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट इतने का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे यहाँ से हो रहा है, तो मैं किससे खरीदूंगा सामान? T2 से खरीदूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा इसका रेट क्या है, मुझे प्रॉफिट यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको कहूँगा नहीं भाई अपना एक रेट तुम ज़्यादा दे रहा है, कम कर दे, वो कुछ भी नहीं देगा मेरे को। समझ में आ गया? आप अपनी रिपोर्ट ऐसे बना सकते हैं लाइक दिस। तो ये होता है सिनेरियो मैनेजर। किसी बच्चे को कोई डाउट क्वेश्चन है यू मे आस्क। अगर इसको आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हो तो आप अपने घर में राशन कभी ना कभी तो लाते होंगे, और आपके घर में आपके पेरेंट्स गार्जियंस को ये भी पता होगा कि राशन कितने का आता है। तो आपको एक लमसम अमाउंट दे के भेजते हैं और उनको मालूम होता है कि पकड़ बेटा 2200 रुपये और अपना राशन लिया। आप कट्टा लेके चले जाते हो, जो भी बैग थैला जो भी होता है। अब आपको अगर ये इम्प्लीमेंट करना है तो आप क्या करो, जो पर्ची आपके पास है उसकी 5 फोटोकॉपी कराओ, दुकानदारों के पास जाओ, उनको कहो ये पकड़ो, मैं अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, मुझे रेट लिख के दे दो।
ठीक है। बाद में आप उनका पर्ची वो जो दुकानदारों के पास है वो कलेक्ट करना, आप देखोगे कि सभी का जो टोटल है ना नीचे अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा कभी भी। बाजार सेम है, सामान भी सेम है, लेकिन सबका टोटल अलग अलग होगा। अब जिससे आपको प्रॉफिट लगे वहाँ से खरीद लो, ठीक है। ये चीज़ ही है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं सिनेरियो मैनेजर। अगला टॉपिक लिखो गोल सीक। गोल सीक, देखो इसमें क्या होता है गोल सीक में, पहले आपको ये पूरा सिनेरियो समझाते हैं फिर गोल सीक बताते हैं। सेम कंपनी एक और काम करती है, ये गाड़ियों के अंदर बैटरी लगाती है। एक बैटरी को लगाने पे इनको पैसे मिलते हैं 7,950 रुपये। कुल मिलाकर इनके कस्टमर हैं 100, एक महीने में 100 इंस्टॉलेशन कर देते हैं। एक बैटरी पे इनका खर्चा आता है 2,000 रुपये का। इनकी एक फिक्स्ड कॉस्ट भी है, जो खर्चा है वो है 15,75,000 का। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया। इनकी एक्चुअली 3 ब्रांच हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में और जयपुर में। ब्रांच इनके घर की नहीं है, किराए पे ले रखी है, रेंट पे प्लांट उठा रखा है। एक एक दुकान का रेंट 2.5 4 लाख रुपए है। अब वो खाली दुकानें थोड़ी ना चलती होंगी, उनमें मैनेजर हायर कर रखे हैं, एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं, सुपरवाइजर हायर कर रखे हैं, वर्कर हायर कर रखे हैं, इक्विपमेंट्स ला रखे हैं, मशीनें ला रखी हैं। तो उनका खर्चा लगातार चलता रहता है, चाहे भले उसकी दुकान पर एक भी कस्टमर आए या ना आए। रेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, एम्प्लॉय सैलरी छोड़ देगा। तुम मेरे पास मान लीजिए इस बैच में नहीं होते तो ये क्या मेरा बैच का पैसा काटेंगे, उनसे मतलब थोड़ी ना है। सैलरी बेस तो सैलरी बेस होता है, तो खर्चा लगातार जारी रहता है। समझ में आ गया कैसे यहाँ पर। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मतलब चेंज नहीं होती, ये होना ही होना है खर्चा। तो यहाँ पे लिख दिया कि उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट। अब हम देखते हैं कि कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है, कैसे निकालते हैं। टोटल रिवेन्यू, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कंपनी की कमाई कितनी है। एक पर कमाई हो रही है 7,950, तो 100 पर कितनी हो गई, लगभग 8 लाख रुपए, ठीक है, मोटा मोटा। एक पर खर्चा आ रहा है 2,000 का, तो 100 पर खर्चा आएगा तकरीबन 2 लाख रुपए का, ये भी हमने निकाल लिया। अब देखेंगे कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है। इसका तरीका क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यू गेट योर आंसर। अगर आपका जो आंसर है इट विल कम्स इन अ नेगेटिव, इट मीन्स यू आर इन अ लॉस। इफ इट कम्स इन अ पॉजिटिव, यू आर इन अ प्रॉफिट। ओके, तो अभी निकालते हैं यहाँ पर। तो टोटल इनकम है हमारा 795, इसमें से हम माइनस करेंगे सारे खर्चे। 2,001 हमारा 2 लाख 1 हो गया हमारा खर्चा, और 1575 ये भी खर्चा ही है। अभी आप एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा तकरीबन 10 लाख रुपए के लॉस में कंपनी जा रही है। इतना समझ में आ गया सबको। अब गोल सीक का मतलब क्या होता है, देखो गोल सीक का मतलब होता है, लिखो डेफिनेशन, टू फाइंड द वन अननोन वैल्यू, टू फाइंड द वन अननोन वैल्यू, to find the one unknown value from the set of known value, to find the one unknown value from the set of known value, from the set of known value, we use goal seek। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपका मैनेजर है वो आपको कहता है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, आपको पूरा डेटा वो समझा देता है। उसके बाद आपको बोलता है कि हमको लॉस से उभारो, ठीक है। इस बार वो अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचता है सेल्स डिपार्टमेंट के पास। पहले कहाँ पहुंचा था, परचेज के पास। अब ये रिपोर्ट लेके पहुंचा वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास। उससे जाके बोलता है कि भाई हमारी कंपनी का जो लॉस है ना, इसको ब्रेक इवन पॉइंट तक आप पहुंचा दीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी जो लॉस 9,80,000 का, इसको जीरो कर दो। चाहे भले हमारी कंपनी का प्रॉफिट कुछ ना हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। अब वो सेल्स वालों से कहता है कि ये बताओ कि हम अपनी डिमांड को कितना बढ़ा दें कि हमारा ये सारा का सारा लॉस कवर हो जाए। तो यहाँ पर आपको डिमांड पता करनी है, और क्या चीज़ आपको पहले से मालूम है, प्रॉफिट कितना करना है, 0। तो यहाँ अननोन वैल्यू कौन सी है, डिमांड, और नॉन वैल्यू कौन सी है, प्रॉफिट। यहाँ पर इस सिनेरियो में गोल सीक पूरी तरह से फिट होता है। आप पढ़ कर देखिए डेफिनेशन, आप समझ जाएंगे। आ गया, ये एक केस स्टडी है, ये इसका सिनेरियो है। ऐसा सिनेरियो किसी और सवाल में भी कभी भी आ सकता है। तो आपको अपनी अकल लगानी है और सिनेरियो तक पहुंचना है और वो लगा देना है, ठीक है। अब ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, डेटा में जाओ और गोल सीक ले लो। इसमें 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे। अब इन 3 ऑप्शन में यहाँ पर आप देखो क्या लिख रहा है, पढ़ो इसको। और ये व्हाट डज इट मीन्स, यहाँ पे वो सेल बताना है जहाँ पर आपको पहले से मालूम है कि क्या सेट करना है। तो वो ये वाला सेल है, करेक्ट। और क्या वैल्यू सेट करनी है ये भी आपको मालूम है, ओके।
अच्छा अब इसको पढ़ो, यानी यहाँ पर वो सेल बताना है जहाँ पर आपको चेंज करवाना है, जो अननोन है आपके लिए, जहाँ पर आपको बदलाव चाहिए, तो वो ये वाला सेल। तीनों वैल्यू दे दी हमने, अब कुछ नहीं करना, ओके कर दो, बाकी सिरदर्दी इसकी। कितनी डिमांड करनी है? 264। आपकी कंपनी लॉस से बच जाएगी। तो ये सेल्स वालों को अपना टारगेट दे देते हैं, फिर वो समझ गए भाई तुम इतना करो, क्योंकि वो पीछे से बना के बैठे अपना सिस्टम, इतना इतना टारगेट होगा तब हम प्रॉफिट में जाएंगे, तभी वो आपको इंसेंटिव देंगे। आप अपने टारगेट को मीट नहीं करोगे तो कंपनी तो लॉस में जा रही है ना। कोई सवाल किसी का यहाँ पे? अगला लिखो आखिरी सवाल, डेटा टेबल। डेटा टेबल इसको समझो आप, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मॉल में जाते हो ना आप लोग, लास्ट टाइम जिस मॉल में गए थे उसका नाम बताओ। विशाल मेगा मॉल। और कोई किसी मॉल में गया लास्ट टाइम जिसमें गए? दो में कैसे जा सकते हो, दो में गए थे। अच्छा साकेत में सिटी सिलेक्ट सिटी वॉक में कौन कौन गया है? दिल्ली में रहते हो आप लोग? मैं जब पढ़ता वहाँ था ना, मैं दिल्ली में कोई जगह नहीं छोड़ी। जब हम दिल्ली में थे तो नाम बड़ा सुना था, सिलेक्ट सिटी वॉक जाते हैं लोग, वक्त जाते थे वहाँ फिल्म देखने के लिए। तो मैं लाइफ में एक ही बार वहाँ पे गया था, ठीक लगा मुझे, लेकिन अब तो उससे भी बड़े बड़े मॉल्स बन चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा माना जाता था उसे। मूवी देखने के लिए फेमस था, खाली उसके लिए जाता था। देखिए यहाँ पर, तो जैसे एक मॉल है, मॉल का नाम है अल्फा सुपरमार्ट। अब जैसे मॉल में आप जाते हैं तो मॉल में छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, एडिडास का होता है, पिज़्ज़ा का होता है, बर्गर का होता है, मैकडोनल्ड्स का होता है। ऐसे एक सेक्शन है वहाँ पे टॉय का, उसमें टॉयज़ है कुछ, ठीक है। तो उस शॉप में टोटल टॉयज़ 150 हैं फाइनल। अब जो उस शॉप का ऑनर है वो एक कंडीशन रखता है, वो ये कंडीशन रखता है कि उस जितने भी टॉयज़ उसके पास हैं उनमें से 60% टॉयज़ को वो हाई रेट पे बेचेगा। MSP हो गया, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो वो ये डिसाइड करता है कि 60% टॉयज़ ना मैं हाई रेट पे बेचूंगा और बाकी के जो टॉयज़ बच जाएंगे उनको आधी कीमत पे बेचूंगा। तो उसको ये कैलकुलेट करना है कि टोटल रिवेन्यू मुझे कितना मिलेगा एट दी एंड, जब सारे खिलौने बिक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक दूसरा टेबल यहाँ पे बना लिया, फाइनल। इस टेबल में हमने खिलौनों की संख्या लिख ली। तो यहाँ पर 2 प्राइस पे डाटा बिकेगा आपका, तो यहाँ पर हमने 2 प्राइस का डाटा बनाया, एक मैक्सिमम के लिए, एक मिनिमम के लिए। हमें यहाँ पर खिलौनों की संख्या निकालनी है और अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पे जो खिलौने बेचे जाएंगे वो कैसे निकालेंगे? 150 का 60% आप निकाल लीजिए, मिल जाएगा आपको आंसर। तो हमने लिया 150 और इसको मल्टीप्लाई किया 60% से, तो उत्तर आ गया 90। अब बाकी बचे हुए खिलौने जो होंगे वो मिनिमम प्राइस पे बिकेंगे। उसको निकालने का तरीका होगा 150 में से 90 माइनस कर दो, यू गॉट एन आंसर। ओके, अब जो हाई रेट है वो बॉस देगा, जो ऑनर है वो देगा। ऑनर ने हाई रेट तय किया $60। अब लोअर रेट उसने बताया था पहले ही आपको, जो भी हमारा हाई रेट होगा उसके आधी कीमत पे बेचना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले डाटा को पिक करके हाफ कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई बार्गेनिंग तो हो नहीं सकती। मॉल्स में कभी सामान खरीद के लाते हो, बार्गेनिंग करते हो, उस पर चिप भी होती है, एक चिट। उस चिट पे अगर लिखा हो ना 399 तो 399 आप 98 नहीं दे सकते, लेंगे नहीं, वो सिस्टम का सिस्टम नहीं ले रहा जी, आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आपके नाम पर 58-54 भी निकलती होगी, टॉफ़ी पकड़ाएंगे, देंगे जरूर आपको, होता है कि नहीं होता? हर चीज़ पे GST लग रहा होता है। लेकिन यही चीज़ आप बाहर से खरीदने जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है 199, या वो फेरी वाला हमको 199, उसको हम क्या बोलते हैं, 100 रुपये की दे रहा है तो दे मत दे, होता है कि नहीं होता? तो वो अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि वहाँ पर हम जैसे ही बोलेंगे ना कम कर दें, हमारी ही इंसल्ट होगी, करके देखना। वो कम कर नहीं करते इसलिए नहीं बोलते हैं, वहाँ पर हमारी इंसल्ट होगी इसलिए हम नहीं बोलते हैं। ट्राई करना आप कभी, आप हिम्मत ही नहीं कर पाओगे बोलने की, लेकिन बाहर आप बोल लेते हो, क्योंकि बाहर अगर आपने उसका मुंह मांगा दाम दे दिया तो आपको लगेगा इसने मुझे ठग लिया, यही होता है ना। अच्छा देखिए यहाँ पर इसीलिए ये जो कीमत है फिक्स हो गई है $30 और वो आपका $60। अब रिवेन्यू निकालते हैं। 90 खिलौने 60 के रेट से 5400 और 60 खिलौने 30 के रेट पर 1800। टोटल रिवेन्यू आ गया 7200 आ गया। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को भरना है तुमको, ये है सवाल। अब ये तो डाटा था जो मैंने आपको पहचान करके बताया, अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैंने एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को भरना है। भरना कैसे है? 60% खिलौने अगर मैंने मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पर बेचे तो मेरा रिवेन्यू हुआ 7200, लिखो यहाँ पे 7200।
अगर 61% बेचता तो कितना रिवेन्यू प्राप्त होता, कैसे लिखेंगे बताओ? ये भरना है सारा ऐसे 100 तक। तो अब बताओ 61% अगर होता एमएसपी पर खिलौने बेचे जाते तो कितना रिवेन्यू जनरेट होता, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 60 की जगह 61 लिख दो तो आ जाएगा ना, 7245। अब ये बताओ ये पूरा डाटा निकालने में कितना समय लोगे आप? 5 मिनट 10 मिनट। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे डाटा को निकालना है, आपके पास समय है 20 सेकेंड, ड्रैग से कर लो। फॉर्मूला थोड़ी ना लग रहा है जो ड्रैग से आ जाएगा, हमने कर दिया ड्रैग से, निकल तो गया, तुम कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। रुको अब यहाँ देखते हैं अपना 70% पे देखते हैं, 7 650 तो 70%, हाँ तो गया, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन ये यहाँ हो गया, ऐसे होता नहीं है, लेकिन हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा डाटा टेबल, लेकिन फिर भी आप समझ लो, हो तो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, आज ये चल गया जरूरी नहीं है चलता ऐसे, टेक्निकली ये चलता नहीं है ऐसे, टेक्निकली ये ऐसे चलता नहीं है कभी भी। चल गया था ना आज तो, फॉर्मूला लगाओ, ये अभी नहीं चला ना। अभी देखें, अभी तो नहीं चला, 2 सेल में करी थी। अच्छा तो कैसे करी थी मैंने 2 वैल्यू इंसर्ट, वो बताओ। अब मैं 61 का कितना आ गया, 7245 लिख दूं तो 7245 ये लिख दिया मैंने। अभी ठीक है, अभी खींचे, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है इसमें, ठीक है। एक बार निकल गया तो परमानेंट। अब इसका सही सॉल्यूशन देखो जिससे एक दफ़ा में निकलेगा। अब इसका सही सॉल्यूशन क्या होता है आप देखिएगा, आपको क्या करना है, ऊपर एक खाली सेल बचा हुआ है, इस खाली सेल को यहाँ पे कनेक्ट कर लो। हम इसको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे मुझे जो डाटा चाहिए वो यहाँ से आना चाहिए, तो ये सेल मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, डाटा आ गया यहाँ पर। अब आपको ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, ऐसे कर लिया सेलेक्ट, इसको डाटा टेबल कहते हैं, इसी को कहते हैं डाटा टेबल। अब मुझे यहाँ से डाटा उठा के यहाँ पे रखना होता है। अब इसके अंदर कॉलम कितनी है, 2 हैं, ये कॉलम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉलम। हम कॉलम से डाटा उठाएंगे, कहाँ रखेंगे, C5 में, ये लोकेशन C5 है। तो ये काम आपको हाथों से मैनुअली करना पड़ता है, तब जाके आंसर आता है। अब इसको करने का तरीका, आप डाटा में जाओ, इसके बाद आप जाओ डाटा टेबल पे, एक विंडो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे बताओ डाटा कहाँ से उठा रहे हो, कॉलम से, तो अपने पॉइंटर को कॉलम पे रख दो। डाटा कॉलम से उठा रहे हो तो कॉलम पे रख दो। अब इसके बाद ये बताओ कनेक्ट कहाँ करना है, इसको C5 पे करना है बस। अब ये इस बात को समझ जाएगा, आपके कॉलम से एक एक करके डाटा यहाँ उठाएगा और जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसको उसके सामने लिखता चला जाएगा, और ये काम एक क्लिक पे होगा। अब आपको सही उत्तर मिल जाता है। अगर समझ में, तो ये एक परफेक्ट वे है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डाटा टेबल। और जब बड़े लेवल पे ये पहुँचेगा तो ऐसा पहुँचेगा। अब की बार बड़े लेवल पे सवाल देखते हैं इसी को। इस बार 2 वैल्यू एक साथ बदली जाएंगी, एक को मैं बदल के बता रहा हूँ क्या मतलब है। डाटा वही है सारा का सारा, मान लीजिए यहाँ पे डाटा चाहिए, तो यहाँ पे ये बोलता है कि 70% खिलौने MSP के रेट पर बेचे जाएंगे, और MSP का जो रेट तय किया जाएगा वो $60 का होगा। तो एक बदलाव यहाँ, 2 जगह बदलाव हो रहे हैं इस बार। अब जो आंसर बनेगा वो आंसर यहाँ पे लिखना है। अब सोचो इस टेबल को भरने में आप कितना समय लोगे, अगेन 5-6 मिनट। अगर इसको मैं 100% तक ले जाऊँ, 60, 61, 60%, तो पता कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे, 1 से शुरू करो 100 तक तो 10,000 एंट्री हो जाएंगी। 100 यहाँ 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है वो मैट्रिक्स। तो कितनी एंट्री करनी होगी, 10,000। एक एंट्री करने में आपका समय लगता है 5 सेकेंड, तो 10,000 एंट्री करने में 50,000 सेकेंड, और 50,000 सेकेंड का सीधा सीधा मतलब है 15 घंटे। अब मत बोलना 5 मिनट या 10 मिनट, 15 घंटे लगेंगे एग्जैक्ट, फाइनल। तो इस काम को हम फिर से 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, ये जो खाली सेल बचा हुआ है, इस खाली सेल में इसको कनेक्ट कर लो, इतना तो कर ही सकते हैं। अब पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो,
डेटा टेबल पे जाइए और डेटा टेबल में यहाँ पे कॉलम पे पॉइंटर रखो, कॉलम से मुझे ये उठाना है और ये उठा के यहाँ रखना है, तो इसका क्या नाम है सेल का C5। हो गया कनेक्ट। अच्छा ये डाटा रो में लिखा हुआ है प्राइस वाला, तो हम रो से डाटा उठाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, प्राइस तो यहीं बदलते हैं। अभी आप ओके कर दो, एक क्लिक और डाटा भर गया। अब ये चाहे 100/100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ना इस चीज़ का सिनेरियो वहाँ देखोगे जब लोन वगैरह निकलता है ना किसी का, तो लोन में सारी दरें होती हैं। 9 महीने की किस्तें बनवाओगे तो आपकी हर महीने की किस्तें क्या बनेंगी, अगर 12 महीने कराओगे तो क्या, इस तरीके से टेबल बना के देते हैं वो। तो वहाँ पे इसी फॉर्मेट को लगाया जाता है, तब बनती है वो टेबल। एक एक करके थोड़ी ना निकालते हैं, एक बार निकाल दिया वो सारा निकल गया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। कोई सवाल किसी को? तो हमारे कोर्स में ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नाउ वी विल मूव टू द इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब हमारे पास अलग अलग डेटा सोर्स होगा, वहाँ से हम अपने डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में कोई डाटा हमारे पास है, मैं उस डाटा को एक्सेल में कैसे लाते हैं ये आपको बताऊँगा। हमारे पास एक फाइल है 3 अगस्त के नाम से, और इसको आप ओपन करके देखेंगे तो इसमें ये डाटा है। ये डाटा मुझे एक्सेल में चाहिए, काम करना है मुझे, ठीक है, रिपोर्ट बनानी है। तो इसको पहचाने कैसे? डाटा को ओपन करके आपको ये पहचानना होता है कि इन दोनों के बीच में डीलिमिटर क्या है। 2 कॉलम के बीच में जो होता है उसको डीलिमिटर कहते हैं। आपको वो डीलिमिटर पहचानना है। तो इसके बीच में क्या है, क्या दिख रहा है आपको, स्पेस के टैब स्पेस? टैब स्पेस। स्पेस जो होता है इस तरीके से होता है, जैसे राजेश 41, पुलकित यादव। स्पेस की पहचान होती है कि वो एक तो छोटा होता है, और टैब स्पेस की पहचान होती है वो काफ़ी बड़ा होता है। दूसरी पहचान होती है कि जो स्पेस होता है ना वो अलाइन नहीं होता। टैब स्पेस देखो एकदम अलाइन है, दिख रहा है आपको, एकदम जैसे भुट्टे से खींच के डाला गया है। अलाइनमेंट में टैब यूज़ होता है। तो अब हम इस डाटा को अपने कोर्स में कैसे लाएंगे एक्सेल के अंदर। आपको नॉर्मली अपना एक्सेल ओपन करना है, जहाँ पर डाटा आपको चाहिए वहाँ पे पॉइंटर रखो। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो वो डेटा किसके माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं पावर क्वेरी। एक जिक्र है, बाद में आप भूल जाओ तो क्या बोलते हैं उसको। तो डाटा कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो किसके माध्यम से होता है, पावर क्वेरी। कई लोग बिना पावर क्वेरी के भी डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? जब मैं टेक्स्ट फाइल के डाटा को एक्सेल में लेके आऊँगा तो सबसे पहले वो डाटा किस में जाएगा, पावर क्वेरी में। फाइनल सबसे पहले किस में जाएगा, वो दिखती नहीं है। डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन वो जाता पावर क्वेरी में ही है। उसके बाद वो डाटा यहाँ पे आता है। अब सवाल खड़ा होता है कि पावर क्वेरी क्यों, पावर क्वेरी क्यों लिया गया? डाटा जब डायरेक्ट आ सकता है तो पावर क्वेरी क्यों लिया गया? जब हम किसी फाइल से डाटा दूसरी फाइल में ट्रांसपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डाटा कई बार क्लीन नहीं होता, उसमें गलतियाँ होती हैं। हमको एक क्लीन डाटा, अच्छा डाटा लोड करना होता है। किसी वेबसाइट से डाटा लिया, वेबसाइट में काफ़ी सारा डाटा गड़बड़ होता है, अब हमको क्लीन करके डाटा आगे पहुंचाना है, तो यहाँ पावर क्वेरी हेल्प करती है। तो क्लीनिंग ऑफ डेटा, कभी एक्सेल में कभी इंटरव्यू चला और आपसे पूछ ले क्लीनिंग ऑफ डेटा करना है तो क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे? तो पावर क्वेरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। अब नेक्स्ट क्लास कब होगी, ग्रुप पढ़ लेना, हो सकता है मैं कल ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपको मैसेज आ जाएगा जो भी होगा। अच्छा अब देखो कैसे करना है इसको। हम रखेंगे यहाँ पे पॉइंटर रखना, ये मैंने यहाँ पे पॉइंटर रखा। पॉइंटर रखने के बाद हम जाएंगे डाटा में, यहाँ पर हमको मिलेगा गेट डेटा, ये रहा। और गेट डेटा में यहाँ चले जाना है, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल आ रहा है, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ये छोटा सा ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको वो टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करना होता है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपका ये डाटा कनेक्ट होता है, और ये डाटा जब कनेक्ट होता है इसी को बोलते हैं पावर क्वेरी। देखो मैं समझाता हूँ, अभी आऊँगा पावर क्वेरी पे। यहाँ पर ये डाटा आ गया आपके पास, लोड हो गया इसमें। अच्छा डीलिमिटर क्या था, उसमें टैब था तो देखो डाटा अलग अलग हो गया। अगर वहाँ पर आपका डाटा के बीच में जो 2 कॉलम थे उनके बीच में कॉमा होता तो आपको क्या लेना था यहाँ पे, कॉमा। तो कॉमा के हिसाब से डाटा अलग होता। अब हमारे उस डाटा में कॉमा था ही नहीं तो उसने एक लाइन में सारा डाटा दे दिया। उस डाटा को अलग किसके बेस पर कर रहे हैं हम, टैब के बेस पे। जैसे ही आप टैब लेते हैं डाटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई ऐसा लेटर हो जो आपको यहाँ पर ना दिखे
तो आप कस्टम पे जाके वो लेटर लिख सकते हैं नीचे। अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ तो ए के हिसाब से डाटा आपका कस्टमाइज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपना डाटा देखो ए के हिसाब से डाटा टूट चुका है आपका, ओके। तो मैं यहाँ पर टैब ही लूँगा, डाटा एकदम परफेक्ट आएगा, ओके। अब देखो ये आपको लगता है कि डाटा बिल्कुल सही है, मुझे इसमें से कोई भी कॉलम छोड़ना नहीं है, किसी कॉलम में ब्लैंक रो नहीं है, मतलब बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट लोड कर दूंगा बिना पावर क्वेरी में जाए। अगर मुझे लगता है दिक्कत है, कुछ डाटा क्लीन करना है, तो मैं यहाँ से डाटा को ट्रांसफॉर्म करूँगा। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा मेरा डाटा पावर क्वेरी में चला जाएगा क्लीन होने के लिए। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब देखो ये डाटा को पावर क्वेरी में ले जाएगा, ये खुल गया पावर क्वेरी, देखो ये दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है आपको ये रहा। अब यहाँ पे क्लीनिंग कर सकते हैं। अब ये तो आपको कुछ आता नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे डाटा कैसे क्लीन होता है। तो अभी मेरे को ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई क्लीनिंग मुझे करनी नहीं है, तो मैं यहीं के यहीं से डाटा को लोड कर दूंगा, क्लोज एंड लोड, आपका डाटा एक्सेल में लोड कर दिया जाएगा। तो अभी समझ में आ गया, डाटा कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है एक जगह से तो किसकी हेल्प से होता है, पावर क्वेरी। डाटा क्लीन करना है तो पावर क्वेरी, नहीं तो वहाँ पे भी डायरेक्ट लोड का बटन था, आप लोड करते तो डायरेक्ट आपका एक्सेल में डाटा आ जाता। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये हो गया कंप्लीट। अभी कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो। तो हमने टेक्स्ट फाइल से डाटा इंपोर्ट करना सीख लिया, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। मान लो ये डाटा मेरे को टेक्स्ट फाइल में भेजना है, आप जाएं फाइल पे, यहाँ से आप करें इसको एक्सपोर्ट, नीचे मिलेगा चेंज फाइल टाइप, चेंज फाइल टाइप में यहाँ पे टाइप बताना है किस में करना है, यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल पे डबल क्लिक करेंगे और ये लोकेशन वगैरह मांगेगा, आप दे देना। तो आज डेट कितना है, 24 सितंबर। इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यस कर देना, मैसेज आएगा एक, आपका डाटा सेव कर दिया गया है। अब मैं आपको वो डाटा एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा डाटा, खोल के देखो एग्जैक्ट डाटा है। तो आप टेक्स्ट फाइल से समझ में आ गया होगा कैसे करना होता है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब हम बात करेंगे पीडीएफ का। अगर कोई पीडीएफ में फाइल होती है तो उसका डाटा कैसे आता है। देखो मेरे पास यहाँ पर ये डाटा है, मैं इसकी पीडीएफ फाइल बनाऊंगा। एक्सेल के डाटा की पीडीएफ फाइल कैसे बनती है, आपको जाना है अगेन फाइल पे, उसके बाद एक्सपोर्ट पे, यहाँ पर मिलेगा क्रिएट पीडीएफ, यहाँ से करना है क्रिएट, बस लोकेशन देना है और कुछ नहीं करना, आपको सेव करना है। ऐसे आपकी पीडीएफ फाइल बना के दे देगा। देखो आ गया। अब करेंगे उल्टा। अब हमारे पास ये शीट है ही नहीं, मान लो ये खाली शीट है। अभी पीडीएफ फाइल मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है, उस पीडीएफ फाइल के डाटा को यहाँ पे लाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए। कभी आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो पीडीएफ फाइल में डाटा होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है, वो कहते हैं कि इस डाटा को एक्सेल में एंटर करो, तो कई लोग देख देख के करते हैं, इतना टाइम किस पे, इंपोर्ट कर लो सीधा, पीडीएफ फाइल का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाटा है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो पीडीएफ फाइल में डाटा अपलोड हो रखा है वहाँ पे। अब आपको रिपोर्ट वगैरह बनानी है, शीट्स बनानी है। सर अपने में आप क्लास शिफ्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे एआई का टूल लगा। अच्छा अभी लगेगा। हाँ अभी वो बच्चे